हमने देखा है कि भाई जब भी कभी आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। कितना लगता है? Q इनटू में वेलोसिटी ऑफ चार्ज क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, Q वेक्टर V क्रॉस B। ठीक, Q तो चार्ज है और V क्रॉस B वैसे ही निकालते हैं जैसे वेक्टर में आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाला करते थे। ठीक, समझ में है? ये किसी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स होता है। हमने ये भी देख लिया कि भाई साहब जो V क्रॉस B होगा, ठीक, समझ में है? फिर सिंपल सी बात है, जैसे मान लो एक वेक्टर है A और एक वेक्टर है B। ठीक, आपको लिखना है B क्रॉस A, तो B क्रॉस A भी कोई वेक्टर होगा। B क्रॉस A भी क्या होगा? कोई वेक्टर होगा। इस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी? B से लेके A की तरफ एक ऐसे एरो बना दो, अपना राइट हैंड ऐसे कर्ल कर लो, तो जो अंगूठे का डायरेक्शन है वही हमेशा B क्रॉस A का डायरेक्शन होता है। तो इस केस में आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई मान लेते हैं हम, ये है वेलोसिटी, ये है मैग्नेटिक फील्ड, आपको V क्रॉस B चाहिए तो V क्रॉस B का डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक, यानी कि जो फोर्स है वो V के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है, ये जानते हैं। ठीक, दैट इज मैग्नेटिक फोर्सेस परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्सेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, फोर्स जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो वो किसी भी किस्म का कोई काम नहीं करता है, वर्क नहीं करता है। ठीक, यानी कि मैं कहूँगा कि वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्सेस ऑलवेज जीरो। ये बात याद रखनी है। ठीक, समझ में है? फिर हमने ये भी देखा भाई सोचो V क्रॉस B, ठीक, दैट इज मान लो सोचो मैंने कहा कि ये मान लिया है V, ये मान लिया है B और इनके बीच का एंगल मान लो कितना है? ठीक है, तो V क्रॉस B को जब तुम ऐसे पूरा एक्सपेंड करके लिखोगे तो ये होगा QVB sin थीटा। क्या लिखा जाएगा? QVB sin थीटा लिखा जाएगा। ठीक, समझ में? अब तुम कोई सोचो sin थीटा की अलग अलग वैल्यूज पे फोर्स क्या होगा? चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, समझ में? ठीक, फोर्स क्या होगा? चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमने देखा था मेन कंडीशन कौन कौन सी है। ऐसा हो सकता है कि भाई साहब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो, तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? जीरो। सेम डायरेक्शन में होंगे तो यहाँ फॉर्मूले पे साइन जीरो लिखा जाएगा, साइन जीरो जीरो यानी मैग्नेटिक फोर्स जीरो। ठीक, अगर मान लिया वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक, से कुछ इस कंडीशन में है। ठीक, समझ में? ये है मान लिया वेलोसिटी, ये है मान लिया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो इस केस में sin 90 का वैल्यू 1, इस केस में मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा लगता है और चार्ज पार्टिकल गोल घूम जाता है। ठीक, सर्कुलर पाथ पे जाता है। किस पाथ पे जाता है? सर्कुलर पाथ पे जाता है। ठीक, समझ में है? ऐसा हो सकता है कि भाई जनरल केस हो से ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा है वेलोसिटी। ठीक, समझ में? इस केस में हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो चार्ज पार्टिकल होता है वो हेलिकल पाथ पे जाता है। ठीक, ये बातें मैं करा चुका हूँ, पुरानी वीडियो देख लें। ठीक है, ये हेलिकल पाथ पे जाता है। ठीक, ये बातें हम कर चुके हैं पहले। ठीक, अब हम यही डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं कि क्या होगा अगर चार्ज पार्टिकल को आप दोनों तरह की फील्ड देते हैं। याद है एक तरह की फील्ड हमने पहले पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, समझ में? अब प्रैक्टिकली थोड़ा सा इस बात को समझो कि जैसे ये लाइट है, ठीक, ये जो लाइट है एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर के, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से ही मिलकर बनी है। ठीक, समझ में? अब ये दोनों ही चीजें इसमें पाई जा रही है भाई साहब। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पाई जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी पाई जा रही है। ठीक, अब क्योंकि दोनों तरह की फील्ड पाई जाती है प्रैक्टिकली, ठीक, तो आप ये समझिए कि हमने भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड अलग पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड अलग पढ़ रहे हैं, ठीक, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में ज्यादातर जगहों पर दोनों ही फील्ड एक साथ पाई जाती है। समझ में? ठीक, समझ में? तो हेडिंग डाल दो, बिहेवियर ऑफ
combined together. Behavior of electric and magnetic field combined together. ठीक, हम बात करने जा रहे हैं क्या होता है जब ये दोनों फील्ड्स एक साथ पाई जाएं। ठीक है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा अच्छे से बात करते हैं। ठीक, तो एक बात ये समझ लें कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, समझ में है, ठीक, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। क्या करते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपने साथ में पुरानी क्लास में लॉ पढ़ा होगा, मैंने बताया है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सुना है कभी? ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फोर्स, चार्ज पे लगने वाला फोर्स निकालने के लिए ये भी रूल चलता है, चाहे आप क्रॉस प्लॉट का डायरेक्शन देख लो राइट हैंड से, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, FBI। ठीक है, ये डायरेक्शन है करंट का, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स। ठीक, समझ में आया? तो जरा बोर्ड पे सिचुएशन देखें। ठीक, जैसे मान लो क्या हो कि एक चार्ज है Q जिसकी रफ्तार है B और उसको मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक उसको मैंने मान देगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक, एक सिर्फ सिचुएशन इमेजिन करने को मिला, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर ही है, ठीक, इस तरीके से मैग्नेटिक, ठीक, मैंने क्या करा, चार्ज पार्टिकल को इस तरीके से फेंका विद सम वेलोसिटी v, विद सम वेलोसिटी v। ठीक, समझ में? पॉजिटिव चार्ज है तो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो क्या फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा? भाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक, तो मान लो ये है डायरेक्शन इसका मैग्नेटिक फोर्स, तो इसकी वजह से चार्ज क्या होगा? ऊपर की तरफ गोल घूमेगा। चार्ज क्या होगा? ऊपर की तरफ गोल घूमेगा। ठीक, समझ में? तुम चाहते हो कि चार्ज गोल ना घूमे, ठीक है, बल्कि सीधे, बल्कि क्या जाए? सीधे। ठीक, समझ में? तो तुम क्या करोगे? तुम ये करोगे कि भाई साहब एक अलग से फील्ड लगा दोगे। कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फोर्स मान लो ऊपर की तरफ लग रहा है, अगर मैं उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगा दूं तो चार्ज कैसे चला जाएगा? सीधा। चार्ज कैसे चला जाएगा? सीधा, है ना? अब मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, और आप जानते हैं कि चार्ज पे सिर्फ दो ही चीजें फोर्स लगा सकती हैं, एक है मैग्नेटिक फील्ड और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये ऊपर जा रहा है तो मैं नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगा दूंगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दूंगा। कौन सा फोर्स लगा दूंगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दूंगा, जिससे ये दोनों क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने के लिए कौन सी फील्ड लगानी पड़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड लगानी पड़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं साथ में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दूं, क्या लगा दूं? इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऊपर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नीचे फोर्स लगेगा, और ये चार्ज बगैर किसी डेविएशन के सीधे चला जाएगा। तो एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछते हैं कि भाई किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं जिससे कैसे निकल जाए? सीधा निकल जाए। ठीक, समझ में? अभी नोट डाउन नहीं करें। ठीक, आपसे ये पूछते हैं कई बार कितनी फील्ड लगाऊं। ठीक, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप चाहते हैं ये अनडेविएटेड जाए तो जो मैग्नेटिक फोर्स है किसके बराबर होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स क्या लगता है? कितना लगता है? Q इनटू में वेक्टर V क्रॉस E, आके ना, है ना? ठीक, समझ में? मैग्नेटिक फोर्स क्या होना चाहिए?
बराबर होने चाहिए, ठीक। यानी कि क्यू वेक्टर बी क्रॉस बी, या फिर ऐसे बोल दूं कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर कितना होता है, क्यू इनटू में वी क्रॉस प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, क्यू मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यू ने क्यू को मार दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, माइनस ऑफ वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v। ये बात याद रखना, जो भी v क्रॉस v का डायरेक्शन है, ठीक है, जैसे इस केस में v क्रॉस v का डायरेक्शन कहाँ था, ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगी, नीचे, ठीक। समझ में है, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक। इस कंडीशन में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल बगैर मतलब बगैर डेविएट हुए जाता है, ठीक। समझ में। अब होता क्या ना कि कई बार आपको किस तरह के सेटअप की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो क्या तुमने मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को फेंका, मान लो हमारे पास 3 चार्ज थे, एक की रफ्तार है v1, एक की रफ्तार है v2, एक की रफ्तार है v3, ठीक। समझ में, वे 3 चार्ज हैं, एक की रफ्तार है v1, एक की रफ्तार है v2, एक की रफ्तार है v3, है ना। अब सिंपल सी बात है, सोचो मान लो तुमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई E, तो तुमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई E, है ना, तो या तो v1 को रोक पाएगी, या तो v2 को रोक पाएगी, या तो v3 के ब्रेक। सोचो ध्यान से, b की वैल्यू तो तीनों के लिए क्या है, सेम है ना, तीनों की रफ्तार अलग अलग, तीनों की रफ्तार क्या है, अलग अलग। सोचो अगर मैं चाहता हूँ चार्ज 1 वगैरह डेविएट हुए जाए तो E1 कितना लगाना पड़ेगा, माइनस ऑफ v1 क्रॉस b, हाँ कि ना। ऐसे ही E2 कितना लगाना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूँ वो वगैरह डेविएट हुए जाए, माइनस v2 क्रॉस b, हाँ कि ना, ठीक। अगर मान लिया मैं रोकना चाहता हूँ सिर्फ 3 को, तो कितनी फील्ड लगानी पड़ेगी, वेक्टर v3 क्रॉस b, हाँ कि ना। यानी सोचो अगर मैंने E3 फील्ड लगाई, कितनी फील्ड लगाई, E3 फील्ड लगाई, तो ये तो सीधे चला जाएगा और बाकी के ये दो क्या हो जाएंगे, घूम जाएंगे, बाकी के ये दो क्या हो जाएंगे, घूम जाएंगे, ठीक। समझ में, ठीक। तो हम करते क्या है, कई बार मान लो मेरे को 3 चार्ज दिए होते हैं या 4 चार्ज दिए होते हैं, हम उनमें से किसी एक चार्ज को अलग करना चाहते हैं, ठीक। समझ में, तो वहाँ पर क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, ठीक। जैसे मान लो मैं E3 को अलग करना चाहता था, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा, माइनस ऑफ v3 क्रॉस b। या फिर मान लो E1 को अलग करना चाहता था, तो कितनी फील्ड लगा दूंगा, माइनस ऑफ E1 क्रॉस b, इतनी फील्ड लगा दूंगा। तो जो हमारा v1 है वो कैसे चला जाएगा, सीधा, और बाकी के ये दो ये सीधा चला जाएगा, ठीक। समझ में, और बाकी के ये दो क्या हो जाएंगे, घूम जाएंगे, बाकी के ये दो क्या हो जाएंगे, घूम जाएंगे, ठीक। तो एक ऐसी डिवाइस जिसमें आप इस तरह का सेटअप करते हैं, ठीक है, जिससे कोई एक चार्ज फिल्टर होकर सीधे चला जाता है, समझना, और बाकी के दो घूम जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर आपके कोर्स में नहीं, लेकिन ये कंसेप्ट आपके कोर्स में है, ठीक। तो कई बार जो है ये इस तरीके से पूछने के लिए बोल देते हैं कि एक वेलोसिटी सेलेक्टर है जिसमें आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करी है, लगा दी है, ठीक। समझ में, तो जैसे वेलोसिटी सेलेक्टर लिखा हो तो समझ लो यही नाटक हो रहा है, ठीक। समझ में, एक बार छाप लें इसको, ये छापने की जरूरत नहीं है, और अगर ये छाप रहे हैं तो प्रॉपर बढ़िया से अपने शब्दों में कि देखिए मैंने आपको क्यों बताया है कि अगर मान लो मुझे E1 सिर्फ E1 को रोकना है तो इतनी फील्ड लगा दूंगा तो E1 सीधे चला जाएगा, बाकी के दो घूम जाएंगे, ठीक। इस तरीके से
आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक, सुने, जैसे मान लो क्या किसी एरिया में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। इस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में। इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। ठीक, यूनिफॉर्म है। ठीक, मैंने क्या कहा, एक चार्ज लिया, वही पुराना मैटर, Q मास m वेलोसिटी v, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी थी। ठीक, समझ रहे हैं, इस डायरेक्शन में क्या दी थी, वेलोसिटी दी थी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक, बताओ क्या होगा, भाई यहाँ जो हमारी वेलोसिटी है, तुम ध्यान से देखो, मैं सिर्फ बना रहा हूँ भाई, वेलोसिटी ऐसे है। ठीक, अच्छा, इस पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, हाँ कि ना? अरे ये क्लियर है ना, दोनों ही डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा। ठीक, ये क्लियर है ना। अब आप अच्छे से जानते हैं, जब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगेगी तो वो क्या होगा, घूम जाएगा। तो वो क्या होगा, घूम जाएगा। इसमें कोई समस्या? ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो वो क्या होगा, घूम जाएगा। ठीक, समझ में, चलो घूम गया। ठीक, अच्छा, जैसे और साथ ही साथ सोचो, ठीक, ये क्या हुआ, गोल घूमा, ये क्या हुआ, गोल घूमा पहली बार। ठीक, कुछ बेसिक बेसिक बातें सुनते जाना, बाकी डिटेल में बात करेंगे। ठीक, ये क्या होगा, गोल घूमेगा पहली बार। ठीक, समझ लो। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा। भाई जिधर फील्ड होती है पॉजिटिव चार्ज पे, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। समझ में है? तो एक चीज ये क्लियर है कि अब किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर की तरफ और एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, समझ में? दो डायरेक्शन में कंपोनेंट होंगे। तो हमें इस तरह की चीजें देखने की क्या होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में आप किसी चार्ज को देखते हैं तो। ठीक है, प्रॉपर ढंग से बात करते हैं, ढंग से एनालाइज करते हैं इसे। ठीक, समझ में? कोई दिक्कत? ठीक, तो लिखना शुरू करें। वो पिछला नाटक पूरा लिख लिया था ना अच्छे से, सारी चीजें पहले लिख ली थी। ये डायग्राम बनाना है, सिर्फ ये डायग्राम बनाए, लिखना है ऊपर से। ठीक, एक काम पहले सिंपल केस देखो, इसको मत लो सिर्फ। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। एक काम करो, यहाँ पे बस इनिशियल u = 0 पे आपने इसको रिलीज कर दिया। ठीक, समझ में? इसको स्टार्टिंग में कोई रफ्तार नहीं थी, सिर्फ यहाँ पे चार्ज रखा था और क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है इस केस में। ठीक, समझ में? तो तुम खुद ही सोचो, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब तुम यहाँ पे चार्ज रखोगे, ठीक, समझ में है? तो जब तुमने चार्ज रखा था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी चार्ज की, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल t = 0 पर इनिशियल रफ्तार कितनी थी, 0। तो जब स्टार्टिंग में रफ्तार नहीं थी तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तभी लगता है जब कुछ क्या हो, वेलोसिटी का फॉर्मूला ही यही है, q में v क्रॉस b। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में भी कितना था, 0। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लगा। t = 0 पर मैग्नेटिक फोर्स कितना रहा होगा, 0, है ना? मैग्नेटिक फोर्स कितना रहा होगा, 0। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इसमें, कितना लगेगा, E में। तो इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा, इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी।
अब तुम खुद ही सोचो, किसी भी टाइम t इक्वल्स टू टी पे थोड़ी देर के बाद मान लो ये चार्ज उठ के यहाँ चला गया या ये चार्ज उठ के यहाँ चला गया, ठीक समझ में। अब इसकी रफ्तार है v इस डायरेक्शन में, ठीक समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो समय चाहे कितना भी बदलता जाए मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लगने वाला नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से पार्टिकल कैसे जाएगा, बिल्कुल सीधा बढ़ता जाए, ठीक समझ में आएगा, क्लियर हुआ, ठीक बिल्कुल सीधा तेजी से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक पूरा ऑब्जर्वेशन करिए, ठीक ये है बिल्कुल स्टार्टिंग, ठीक समझ में। भाई किसी भी टाइम टी पे मान लो किसी भी टाइम टी पे टी इक्वल्स टू कुछ टी हो गया समय बदल के, ठीक समझ में आया। तो उस कंडीशन में भी मैग्नेटिक फोर्स कितना रहेगा, जीरो, क्यों, ठीक क्योंकि वेलोसिटी u से बदल के मान लो कितनी हो गई, v हो गई, u से बदल के कितनी हो गई, v। तो अभी भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, सेम डायरेक्शन में, ठीक समझ में आया, ठीक। तो पार्टिकल अभी भी स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, ठीक समझ में आया, बगैर अपनी रफ्तार बगैर अपनी डायरेक्शन बदले, इसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक समझ में आया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फोर्स लगा रहा है इसी डायरेक्शन में, तो इस केस में वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, ठीक। पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट, ठीक क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स किसी किसी का कोई फोर्स नहीं लगा, ठीक। ठीक है समझ में, ठीक क्लियर है। और सुनो, ऐसा हो सकता है अगला केस कि बिल्कुल ऐसे वही पुराना नाटक, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इसी डायरेक्शन में दोनों ही फील्ड हैं, वही हमारा चार्ज q मास m वेलोसिटी, ठीक। अब की बार मैंने इसको रेस्ट पे नहीं छोड़ने के लिए ऐसे छोड़ा है, ठीक क्लियर है समझ में। तो बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना, ठीक कि ये है वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, ठीक। अब की बार वेलोसिटी इनिशियल है, जिसकी वजह से ये कैसे घूमेगा, जिसकी वजह से कैसे घूमेगा, ये तो क्लियर हो गया ना, ठीक। अच्छा गोल घूमने की डायरेक्शन समझ लो, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई एफ बी आई, ये है चार्ज की डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर लगेगा, ठीक समझ में। तो सिंपल सी बात है, फोर्स इधर लग रहा है, ठीक, तो क्या ये ऐसे घूमेगा, लॉजिकली वेलोसिटी है इधर, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो गोला ऐसे ही तो बनेगा, गोला कैसे बनेगा, ऐसे। तो सोचो ध्यान से, इसकी वजह से ये ऐसे गोल घूमेगा, क्लियर है। अच्छा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फोर्स लगा रहा है, आगे की तरफ, तो ये गोल भी घूमेगा और आगे भी बढ़ेगा, क्लियर हो गया ना। यानी पाथ तो इसका कैसा रहेगा, हेलिकल, पाथ कैसा रहेगा, हेलिकल, ठीक समझ में, ठीक गोल भी घूमेगा और आगे भी बढ़ेगा, ये तो क्लियर हो गया ना बेसिक थ्योरी। तो पाथ तो कैसा रहेगा, हेलिकल रहेगा, ठीक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, इससे बहुत डरते रहते हैं। पाथ कैसा रहेगा, हेलिकल रहेगा, गोल भी घुमा और आगे भी बढ़, ठीक समझ में। तो अब जब सिंपल सी बात है, देखो हेलिक्स से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं, पहले भी हमने पढ़ा है कि भाई कोई चीजें गोल घूमेगी तो इस हेलिक्स का रेडियस कितना होगा, ठीक समझ में।
दूसरी चीज़ ये है, जैसे मान लो तुम एक नट बोल्ट को घुमाओ होगा, तो तुम देखो जब तुम बोल्ट को घुमाते हो तो जितने देर में वो एक चक्कर घूमता है उतनी ही देर में वो एक चूड़ी आगे भी बढ़ जाता है, एक टर्न से दूसरे टर्न में पहुंच जाता है। तो जैसे मतलब हेलिकल पाथ ऐसे बने, ठीक, तो ये जो दो टर्न के बीच की दूरी है इसको पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच। समझ में? कोई दिक्कत? तो मैं आपको कुछ पुराने फॉर्मूले याद दिला रहा हूँ कि जब भी कभी हेलिकल पाथ होता है, ठीक है, तो जो रेडियस होता है इस हेलिक्स का वो होता है mv by dq, mv by dq, ठीक। v वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। v वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक, समझ में? एक चक्कर काटने में लिया गया समय इसका रफ्तार से कोई लेना देना नहीं होता, तो 2 पाई m by dq फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ में? कैसे आएंगे फॉर्मूले हम पहले देख चुके हैं। ठीक, रेडियस का फॉर्मूला ये है, टेंजेंट का फॉर्मूला ये। ठीक, समझ में? कोई दिक्कत? और लेंथ ऑफ पिच का फॉर्मूला होता है, सुनो ध्यान से, लेंथ ऑफ पिच का फॉर्मूला होता है भाई टाइम पीरियड दैट इज 2 पाई m by dq मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ठीक है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? पैरेलल। ठीक, समझ में है? ठीक, ये फॉर्मूले हैं इससे जुड़े, मतलब हेलिकल पाथ से जुड़े। तो पाथ कैसे बनेगा? हेलिकल। ठीक, अब तुम खुद ही सोचो, सुनना है से हुआ क्या? t = 0 पे ये कंडीशन थी, वेलोसिटी इधर थी। ठीक, समझ में है? मैं डायग्राम से बना देता हूँ, दो डायग्राम बनाता हूँ। t = 0 पे कंडीशन देखो, t = 0 पे क्या था? वेलोसिटी सिर्फ y एक्सिस पे थी, x एक्सिस पे कोई रफ्तार नहीं। तो t = 0 पे जो कंडीशन है, ठीक है, वेलोसिटी सिर्फ y एक्सिस पे है, कितनी है? v। कितनी है? थोड़ा सा ढंग से लिखना हो तो y एक्सिस पे नीचे क्या लिख देना है। ठीक, समझ में? अच्छा, जो फोर्स है, ठीक, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x एक्सिस पे है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस पे है x एक्सिस पे। ठीक, समझ में? x एक्सिस पर इनिशियली कोई रफ्तार नहीं है। ठीक, लेकिन जैसे ही समय बदलेगा, तो देखो क्या होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बदल रहा है, तो पक्की बात है इस डायरेक्शन में भी एक रफ्तार मिलनी शुरू हो जाएगी, और वो रफ्तार फिक्स नहीं रहेगी, बल्कि क्या होगी? बढ़ेगी। बल्कि क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर है ना? ठीक, समझ में? तो किसी भी टाइम t पे बात करो, तो किसी भी टाइम t पे ध्यान से देखना, किसी भी टाइम t पर, ठीक भाई, एक रफ्तार तो ये ऊपर की तरफ थी ही, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक रफ्तार x पे भी मिलनी क्या हो गई? शुरू हो गई, जो कि बढ़ रही है समय के साथ, जो कि समय के साथ बढ़ रही है। ठीक, समझ में है? कोई दिक्कत? अच्छा, वो पुराने फॉर्मूले लिख रही है ना? ठीक, अब उन फॉर्मूले में बहुत ध्यान से देखना। रेडियस का फॉर्मूला क्या था? r = mv परपेंडिकुलर बाय dq। भाई समय बदलने पर क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है? भाई पहले भी थी y एक्सिस पे, अभी भी कितनी है? तो हेलिक्स का जो रेडियस है वो बदलने वाला नहीं है। ठीक, वो क्या रहेगा? फिक्स। ठीक भाई, टाइम पीरियड का तो वेलोसिटी से लेना ही देना नहीं है, तो टाइम पीरियड तो उतना ही रहेगा चाहे तेज चलो या धीरे, 2 पाई m by dq, है ना? लेकिन जो लेंथ ऑफ पिच का फॉर्मूला है वो क्या है? भाई l = टाइम पीरियड दैट इज 2 पाई m by dq इनटू में वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? पैरेलल। क्या पैरेलल कंपोनेंट धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या लेंथ ऑफ पिच बढ़ती जाएगी, है ना? तो जो पाथ होगा देखो कुछ ऐसे बनेगा इसका, पहले पिच छोटी, फिर पिच बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। ठीक है, समझ में? तो ये क्लियर हो गया कि हेलिकल पाथ पे जाएगा और समय के साथ पिच क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, क्यों बढ़ेगा? पूरा एनालिसिस समझ में लिख लें सब अपने शब्दों में। ठीक, पाथ मतलब पार्टिकल मूव्स ऑन अ हेलिकल पाथ
with increasing pitch. Path, the particle moves on a helical path with increasing pitch. Particle moves on a helical path with increasing pitch. ठीक, थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसमें। ठीक, ठीक, समझ में आया? थोड़ी याद कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक, कैलकुलेशन कर लेते हैं। भाई r इक्वल्स टू m इनटू में ये जो डायरेक्शन में वेलोसिटी थी ये वाली v वाली में कितना v की, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में कोई दिक्कत। अब सिंपल सी बात है, अगली बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ पिच की। अगली बात करते हैं लेंथ ऑफ पिच की। ठीक, टाइम पीरियड में भी कोई दिक्कत नहीं, टाइम पीरियड तो यही होगा, एक चक्कर में दिया गया समय 2πn/b। ठीक, थोड़ा सा पिच के बारे में समझो ध्यान से। तो इसका मैं थोड़ा सा पाथ बना दूं, तो पाथ कुछ ऐसा बनेगा, इसका नाम होता है इसे। ठीक, ये पहला चक्कर की पिच, ये दूसरे चक्कर की पिच थोड़ी बढ़ गई। पहले चक्कर की पिच, दूसरे चक्कर की पिच, तीसरे चक्कर की पिच और बढ़ गई, है ना। ठीक, मान लेते हैं टाइम पीरियड इसका कितना है t, टाइम पीरियड कितना है इसका t। ठीक, समझ में आया? तो मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। मैं बोलूं एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी? भाई पहले चक्कर में तो सिर्फ यहाँ से यहाँ ही गया होगा ना, कितना गया होगा? s इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना। तो L इक्वल्स टू u, इनिशियल रफ्तार कितनी है 0, यानी कितना हाफ a क्या होता है? फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेंथ ऑफ पिच पहले चक्कर के बाद हाफ a यानी e इनटू e बाई m, इनटू में कितने का स्क्वायर? t का स्क्वायर। ये पहले चक्कर का पिच हो गया, हाँ कि ना? ये है। अच्छा, मैं बोलूँ दूसरे चक्कर का पिच कितना होगा? तो ये यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी में से पहले चक्कर का पिच क्या कर लो? माइनस। तो दूसरे चक्कर का पिच कैसे लिखोगे? ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की चली गई दूरी, ठीक है, यानी समय बदल के कितना हो जाएगा? 2t। समय बदल के कितना हो जाएगा? 2t, है ना? समझ में? ठीक, समझ में? तो यानी कि चली गई दूरी पहले लिख लेता हूँ। ठीक, तो अगर मेरे को दूसरे चक्कर की पिच निकालनी, ठीक है, L2 क्या लिखोगे आप? हाफ e इनटू e बाई m, समय बदल के कितना हो गया? 2t स्क्वायर माइनस हाफ जनरली e इनटू e बाई m इनटू में कितना? t स्क्वायर। हाफ बड़ा e छोटा e बाई m, इसकी जगह q, चार्ज मान लिया कितना है? q, चार्ज मान लिया कितना है? q। तो हाफ e क्यू बाई m t स्क्वायर कॉमन ले लें। हाफ e क्यू बाई t कैसा लिखा? हाफ e क्यू बाई m t स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा? 2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा? यहाँ कितने का स्क्वायर बचा? 1 का स्क्वायर, यही बचा ना। ठीक, तो अगर मैं जनरल फॉर्मूला बता दूँ, मैं बोल दूँ बताओ 10वें चक्कर की पिच, कितने चक्कर की पिच? 10वें चक्कर की पिच, तो कैसे लिखोगे? हाफ वही बड़ा e क्यू बाई m, 10 चक्कर में चली गई दूरी 10t स्क्वायर माइनस 9 चक्कर में चली गई दूरी हाफ e क्यू बाई m इनटू में 9। भाई ऐसे ही तो लिखेंगे, 10वें चक्कर की पिच, 11वें चक्कर की पिच, है ना। ठीक, समझ में? तो ये क्या हो गया? सीधा सीधा हाफ e क्यू बाई m कॉमन, ठीक, समझ में आया? और साथ में t स्क्वायर भी कॉमन, और साथ में क्या लिखो? 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। ठीक, समझ में आया? तो अगर मेरे को जनरल फॉर्मूला लिखना हो nth चक्कर की पिच का, तो क्या लिखूंगा? nth चक्कर की पिच हाफ e क्यू बाई m t स्क्वायर कॉमन,
nth चक्कर लिखना है, ठीक, तो n² माइनस n माइनस, ये जनरल फॉर्मूला हो गया ऐसा। चाहो तो ट्रिक बना के याद रखो, तो बड़ा सवाल होता है इससे, ठीक है, प्रॉपर कॉम्पिटिशन, ठीक। ये nth चक्कर के बीच का क्या हो गया फॉर्मूला खत्म, ठीक। लिख लें प्रॉपर्ली किस तरीके से निकाला है, ठीक। ठीक, समझ में आया? चलो, अच्छा बस सिर्फ सोचने के लिए कह रहा हूँ। मान लिया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती, ठीक, समझ में आया? भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक, समझ में आया? मैं क्या करूँ, अब की बार सीधा फेंकने की जगह ऐसे एंगल कर दूँ, तो क्या होगा? मैं पिछली बार की तरह वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करूँ, है ना? पिछली बार एक्स एक्सिस पे रफ्तार क्या थी 0, अब की बार 0 नहीं रहेगी, ठीक, समझ में? पाथ तो ऐसे ही बनेगा, ठीक, लेकिन जो अब की बार आपने L1 हाफ EQT² लिख दिया है, अब की बार क्या लिखोगे UT प्लस हाफ AT², और एक्स एक्सिस का रफ्तार आपको क्लियरली दिख रहा है, ये है वेलोसिटी, ये एंगल थीटा, तो एक्स एक्सिस पे रफ्तार क्या लिख दोगे v cos थीटा, ठीक। तो बस इन्हीं फॉर्मूलों में v cos थीटा t क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और कोई अंतर नहीं, ठीक, समझ में आया? भाई तो डिस्प्लेसमेंट यही होती है ना, ut प्लस हाफ AT², ठीक, समझ में आया? तो बस इन्हीं फॉर्मूले में भाई रेडियस तो ऐसे लिखा जाएगा m इंटू में v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाई dq, तो अब की बार v की जगह v sin थीटा, ठीक, साइन की वजह से कोई दिक्कत ही नहीं। लेंथ ऑफ पिच लिखना हो तो L1 इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT², पिछली बार u 0 था, अब की बार एक्स एक्सिस पे u 0 नहीं, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे सारी चीजें खुद से निकालेंगे, ठीक, ये होगा आपका, ठीक है, समझ में? तो इस तरीके से सारे केसेस करा दिए, टाइम हो गया, ठीक है, समझ में? तो ये सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक। चलिए अभी के लिए बस यहाँ तक, नेक्स्ट टाइम पे आगे बात करते हैं, ठीक।